तो देखिए, लगातार हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि G20 में भारत ने आज कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। G20 में भारत की कूटनीति की आज 3 बड़ी कामयाबी दर्ज हुई है। सबसे पहली कामयाबी ये कि G20 का घोषणा पत्र 100% सहमति के साथ जारी हो गया है। दूसरी कामयाबी भारत की ये रही कि वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने में कामयाब हो गया और इसके अलावा तीसरी कामयाबी भी बेहद ऐतिहासिक है। भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की ऐतिहासिक शुरुआत का भी ऐलान हो चुका है और कॉरिडोर में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा अमेरिका भी बड़ा रोल और साझेदार होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द ही लॉन्च होगा। ये भारत की 3 बड़ी ग्लोबल कामयाबी हैं। ये भारत की ताकत और सफल कूटनीति को दिखाता है, दर्शाता है, बताता है। ये बताता है कि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रोल अब कितना अहम हो गया है। आज इन 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनवाएंगे, दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर और पार्टनरशिप का ऐलान किया। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर से किस तरीके से कारोबार को आगे बढ़ावा मिलेगा, किस तरीके से संभावनाएं जो है, कनेक्टिविटी जो है वो ट्रेड के माध्यम से हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, अपने आप में ये कॉरिडोर की शुरुआत होने के बाद होगा। लेकिन 8 देश मिलकर इस कॉरिडोर को, इस कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि जो आज भारत की झोली में आई है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। तो G20 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करके चीन के वन रोड वन बेल्ट परियोजना की हवा निकाल दी है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थमंच पर तेजी से उभरते भारत के बाजार को रफ्तार देने की उम्मीद जगाई है। अब हम आपको इस पूरे कॉरिडोर के बारे में भी बताते, विस्तार से समझाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अमेरिका है, क्योंकि 8 देश मिलकर इस कॉरिडोर को बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत भी की। भारत से यूरोप तक का ये पूरा कॉरिडोर होने वाला है। पीएम मोदी जो बाइडेन के इस दाव से चीन में भूचाल ला सकते हैं। देखिए, चीन की सबसे बड़ी रणनीति होती है कि कैसे सभी देशों को वो जोड़ पाए। ऐसे में ये ग्राफ्स के जरिए हमने समझाया कि भारत को यूरोप से कैसे 8 देशों को मिलाकर जोड़ा जाएगा। लेकिन ये भारत मंडप की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो गवाह बना कई ऐतिहासिक फैसलों का और भारत के बढ़ते कद का। भारत कैसे अब बाकी देशों के साथ मिलकर साझेदारी कर रहा है। और ये जिस कॉरिडोर के हम जिक्र कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत खास कॉरिडोर है, जो इकोनॉमिकली भी कितना स्ट्रांग रहेगा और साथ ही साथ जो चीन की वन बेल्ट की जो परियोजना है उसको भी एक बड़ा धक्का इससे लगेगा, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी रणनीति यही रहती है कि बाकी देशों में किस तरीके से वो विस्तारवादी नीति को अपनाए। और G20 की बैठक की शुरुआत भारत के लिए बड़े ऐलान के साथ हुई है और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की वजह से। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान, सबसे बड़ी राजनीतिक जीत है ये। दूसरी, साझा घोषणा पर सहमति कि किस तरीके से साझा घोषणा पत्र जो निकला, किसी कोई असहमत नहीं हुआ इस पर। और देखिए, अफ्रीकन यूनियन का आज सदस्य बनाया जाना G20 का अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर उठाते आए हैं, ऐसे में अफ्रीकन यूनियन को जब इंक्लूड किया गया, उस वक्त की तस्वीरें जब अफ्रीकन यूनियन के जो सदस्य, जो डेलीगेट आए हैं, उन्होंने किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो गले भी मिले हैं। तो ये 3 बड़ी उपलब्धियां जो आज दिन भर भारत के नाम रही हैं। तो भारत ने आज दुनिया के मंच पर तिरंगा फहरा दिया है। पड़ोसी चीन सख्ते में आ गया है।
नई दिल्ली दरबार में आज 3 बड़े फैसले हुए। पहला, G20 अगले साल G21 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ को सदस्य के तौर पर एंट्री दिला दी है। इसकी चाहत चीन रखता था। दूसरा फैसला, भारत और मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की शुरुआत का ऐलान करना। और तीसरी कामयाबी ये कि G20 का घोषणा पत्र 100% सहमति के साथ जारी हो गया है। जिन्हें मोदी सरकार की कूटनीति पर तनिक भी शंका थी, अब उनके सामने तस्वीर साफ है कि पीएम मोदी अब सपने बेचते नहीं, उसे पूरा करते हैं। अफ्रीकी संघ की G20 में एंट्री इसका सबसे बड़ा ताजा सबूत है। अब जिस तरीके से G20 था, अब इसे G21 कहा जाएगा, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। भारत में पांव पड़ते ही G20 की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। G20 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन का सदस्य वाला ग्रुप अब नहीं रहा, बल्कि G20 अब G21 हो गया है, जिसकी नई एंट्री हुई है वो है अफ्रीकी संघ। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। दृश्य देखिए, क्योंकि ये पल बहुत अविस्मरणीय है। ये लम्हे खास है, ऐतिहासिक है, चीन को चिढ़ाने वाले हैं, अफ्रीकी देशों की उम्मीद को जगाने वाले हैं। ये क्षण दुनिया की नई व्यवस्था के प्रारंभ का उद्घोष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी से गले मिल रहे हैं। दुनिया का शक्ति केंद्र कैसे शिफ्ट हो रहा है, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो G20 अब G21 हो गया है। ये जीत है उस कूटनीति की जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून के महीने में रखी थी। ये जीत है भारत की उस ताकत की जिसकी गूंज अमेरिका से अफ्रीका तक सुनाई पड़ रही थी। एक तो नहीं, 55 देशों की G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ एंट्री करा दी है। G20 का पन्ना जब भी खोला जाएगा, उसके प्रथम अध्याय पर भारत और नरेंद्र मोदी का नाम अंकित होगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ G20 के पहले ही दिन, इसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है। फेहरिस्त लंबी है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये देश सिर्फ कागज पर लिखी गिनती नहीं है। ये दुनिया की वर्तमान व्यवस्था में पिछड़ गए वो मुल्क हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई रोशनी से नवाज दिया है। अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी,
कैमरून के पुआडे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कोमोरोस, कांगो, आइवरी कोस्ट, जिबूती, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, इथियोपिया, गैबोन, कॉम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, कीनिया, लेसोथो, लाइबेरिया, लीबिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मोरिटानिया, मॉरिशियस, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, साओ टोमे और प्रिंसिपे, सेनेगल, सेशल्स, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, स्वाजिलैंड, तंजानिया, टोगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, पश्चिमी सहारा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। अफ्रीका के देशों की दयनीय हालत दुनिया को कचोटती है, लेकिन उसमें सुधार, प्रगति के पथ पर उनका विकास, उन देशों की करोड़ों जनता की आवाज दुनिया के बड़े मंचों पर अनसुनी रह जाती है। अफ्रीकी देशों के खजाने को लूटने की लालसा तो चीन की भी है, यूरोपीय देशों की भी है, लेकिन इन देशों को चांद पर जाती दुनिया से जोड़ने का जी किसी ने नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया। लिहाजा अब G20 अब G21 कहलाएगा। दिल्ली दरबार में सजी दिग्गजों की मीटिंग में अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जा चुका है। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराने की स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले तैयार कर ली थी, लेकिन चीन के समर्थन और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की हामी भरने के बाद ये और आसान हो गया और ये लगभग तय माना जा रहा था कि नई दिल्ली सम्मेलन में इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन चीन चाहता था कि वो अफ्रीकी संघ को अपनी पहल पे शामिल कराए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक चाल ने चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ का पासा फेंका। आपके ज़हन में अफ्रीकन देशों की G20 में एंट्री से क्या बदलेगा, ये सवाल जरूर चल रहा होगा। ये सवाल भी सोच की दीवार पर दस्तक दे रहा होगा कि भारत को इन अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल कराकर क्या हासिल होगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा कर चीन को कैसे मात दे दी है। आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि क्या तत्काल ही 55 देशों का अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बन गया। इन सारे सवालों का जवाब उसकी डिटेल के साथ दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले गरीबी, भुखमरी और सेहालत की जिंदगी से जूझ रहे अफ्रीकन यूनियन के देशों की ताकत का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। अफ्रीका से भारत के रिश्ते किसी खास तारीख से शुरू नहीं होते, बल्कि 100 साल से ज्यादा से भारत की संस्कृति अफ्रीकन यूनियन के देशों की गलियों में अपनी सुगंध बिखेरती रही है। चीन ने भारत की इस पहचान को अफ्रीकन देशों में भारी भरकम निवेश कर मिटाने की कोशिश की। चीन का हित अफ्रीका में क्या है, इसकी डिटेल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले 55 देशों के अफ्रीकन यूनियन की शक्ति क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। इन देशों में 1.3 अरब जनसंख्या निवास करती है। 2050 तक इस जनसंख्या के दोगुनी होने का अनुमान है। अफ्रीकी यूनियन के सदस्यों के पास सामूहिक रूप से करीब 2.26 खरब डॉलर की जीडीपी है। इस वजह से यह संघ दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ये जनसंख्या बड़ा बाजार बनाती है और इस बाजार की धमक पूरी दुनिया को अपनी ओर निवेश की ओर खींचती है। एक बहुत छोटे उदाहरण से समझिए कि अफ्रीकन देशों के पास क्या है जिसमें पूरी दुनिया को हिस्सा चाहिए। कांगो। अफ्रीकी देश कांगो में ही दुनिया के कुल कोबाल्ट का आधा हिस्सा मौजूद है। लिथियम आयन की बैटरियों में कोबाल्ट बेहद जरूरी तत्व है। जब दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है, तो अफ्रीकी देश बेहद अहम हो जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश लगातार अफ्रीका में निवेश कर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो रूस अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। खाड़ी देश अफ्रीका में सबसे बड़े निवेशक हैं, तो तुर्की का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा सोमालिया में है। इजरायल और ईरान भी अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका विकास की तेज दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। इसका बहुत सीधा सा और साधारण जवाब यह है कि अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूरोप पर केंद्रित रहा है। लिहाजा यूरोप और अमेरिका अभी भी इन देशों को अपने ऊपर निर्भर देखना चाहते हैं। यही हाल चीन का है। चीन अफ्रीकी देशों में अपने कारोबारी लक्ष्यों के लिए है। वहां के एनर्जी स्रोतों पर चीन की नजर है। चीन की ख्वाहिश है कि ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे अफ्रीका मुहैया करा सकता है, उसका इस्तेमाल अपने हक में करे। चीन ब्रिक्स सम्मेलन से पहले और इसके बाद भी ये कहता रहा है कि चूंकि वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा निवेश करता रहा है, इसलिए उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लिहाजा अफ्रीकी संघ को G20 में लाने का श्रेय उसे मिले। लेकिन दिल्ली की तबीयत रही है कि यहाँ जो भी आता है, ये जमीन उसे जज्ब कर लेती है, अपना लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ्रीकी संघ के नेता को गले मिलते